तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एक्सल्टेंट। दोस्तों एक्सल्टेंट का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न या फिर विजयी आनंद से भरा हुआ। यानी कि सिंपली आपको ध्यान रखना है कि एक्सल्टेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, ऐसी खुशी जो अंदर से फूट फूट कर बाहर आ रही हो। वो मोमेंट जहाँ आप एक्साइटमेंट में चीयर करते हो, जंप करते हो या फिर आपकी स्माइल कंट्रोल ही नहीं होती, उसी टाइप की स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस को हम एक्सल्टेंट कहते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल खुशी नहीं होती बल्कि उस लेवल की खुशी होती है जहां आपको लगता है कि यस फाइनली ये काम हो गया। वैसे अगर आपको मैं कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो जब आपके रिजल्ट में आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स आ जाए तब भी आप एक्सल्टेंट फील करते हो, या फिर आपका फेवरेट यूट्यूबर जब आपका कमेंट पिन कर दे तब भी आप जो है वो एक्सल्टेंट फील करते हो, या फिर मैच में आपकी टीम का लास्ट बॉल पर जीत जाना, सब लोग एक्सल्टेंट होकर चीयर करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि एक्सल्टेंट यानी क्या होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि एक्सल्टेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड प्लस एक्सट्रीमली हैप्पी, तो उसे ही हम कहते हैं एक्सल्टेंट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है जॉयफुल, एलेटेड या फिर जुबिलेंट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा चीयरफुल होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़े करना, बेसिकली अत्यंत बहुत ज़्यादा खुश होना बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे जॉयफुल, एलेटेड या फिर जुबिलेंट। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सैड, ग्लूमी या फिर डिप्रेस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी होना, निराश होना, हताश होना, नाराज़ होना, उसे हम कह सकते हैं सैड, ग्लूमी या फिर डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है परेशानी में होना, चिंतित होना, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होना, तो उसे हम डिप्रेस्ड कह सकते हैं। बाकी सैड और ग्लूमी का मतलब होता है निराश, हताश या फिर नाराज़। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द टीम वॉज एक्सल्टेंट आफ्टर विनिंग द मैच, यानी कि जो टीम है वो बहुत ज़्यादा खुश थी मैच जीतने के बाद, यानी कि मैच जीतने के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो जो है वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एक्सल्टेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है शैग्रिन। दोस्तों इसे शैग्रिन प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है खिज, यानी कि अपमान से हुई निराशा, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाना। शैग्रिन का मतलब होता है वो ऑकवर्ड, एम्बैरेसिंग या फिर अपसेट वाली फीलिंग जो तब होती है जब कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग ना हो, तब आप थोड़ा जो है वो शेम टाइप, गिल्ट टाइप या फिर इरिटेशन टाइप फील करते हो। दोस्तों ये एक तरीके की अनकंफर्टेबल मिक्स्ड फीलिंग होती है। ये वो मोमेंट होता है जिसमें आप सोचते हो कि यार ये क्या हो गया, काश ऐसा ना होता। बेसिकली जब एम्बैरेसमेंट प्लस डिसअपॉइंटमेंट एक साथ होती है उसे ही शैग्रिन कहते हैं। वैसे अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के और एग्जांपल्स बताऊं तो जब आप फुल कॉन्फिडेंस में क्लास में आंसर बोलते हो और वो गलत निकल जाता है तो वो जो ऑकवर्ड मोमेंट बनता है, जो ऑकवर्ड एम्बैरेसमेंट होती है सबके सामने, उसे ही शैग्रिन कहते हैं। या फिर आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजना चाहा लेकिन वो मैसेज आपने गलती से किसी और को भेज दिया, तो उस वक्त जो फेस पाम वाली फीलिंग आती है ना वो शैग्रिन होती है। आपने रील बनाई और सोचा कि वायरल होगी लेकिन व्यूज़ कितने आए तो सिर्फ 12। अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट प्लस शेम वाली जो फीलिंग है उसे ही शैग्रिन कहते हैं। या फिर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप जो है वो नीचे गिर जाते हो और सब आपको देख लेते हैं, तो वो इंस्टेंट एम्बैरेसमेंट होती है और उसे ही हम शैग्रिन कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में शैग्रिन का मतलब होता है एम्बैरेसमेंट प्लस डिसअपॉइंटमेंट वाली अनकंफर्टेबल फीलिंग, तो उसे हम कहेंगे शैग्रिन। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एम्बैरेसमेंट, डिसअपॉइंटमेंट या फिर अनॉयंस। दोस्तों एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी फील होना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो शर्म आना, किसी के सामने शर्म फील होना, तो उसे हम एम्बैरेसमेंट कहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि दुख होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ से नाराज़ हो जाना, किसी चीज़ से जो है वो मतलब कि आपको परेशानी होना, जिससे आप जो है वो थोड़े दुखी हो जाते हो, थोड़े नाराज़ हो जाते हो, तो उसे हम डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। अनॉयंस का मतलब होता है एक तरीके से चिढ़ जाना, एक तरीके से किसी चीज़ को जो है वो गुस्सा आना, आपको इरिटेट होना, तो उसे हम अनॉयंस कहते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सेटिस्फैक्शन, डिलाइट या फिर प्लेजर। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, यानी कि कंटेंटमेंट होना, एक तरीके से आपके अंदर जो है वो मतलब कि संतुष्टि होना किसी चीज़ को लेकर। या फिर डिलाइट या फिर प्लेजर का मतलब होता है खुश होना, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी मिलना, तो उसे हम कह सकते हैं डिलाइट या फिर प्लेजर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है मच टू हिज शैग्रिन ही फेल द टेस्ट, यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट और डिसअपॉइंटमेंट फील हुई कि वो यानी कि टेस्ट में फेल हो गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि शैग्रिन यानी क्या होता है और किस तरीके से इस वर्ड का हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है ग्रैपल। दोस्तों ग्रैपल का मतलब होता है जूझना या फिर पकड़कर संघर्ष करना। जैसे कि सिंपल, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ग्रैपल का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल करना, डील करने की कोशिश करना, या फिर उसको समझने या फिर हैंडल करने में फाइट जैसा एफर्ट लगाना। दोस्तों ये फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कि किसी को पकड़कर रेसल करना, उसको हिलाना कि तू समझ। ऐसे जब हमारी फीलिंग होती है सामने वाले के लिए, जब हम सामने वाले के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसे समझाने के लिए कोई चीज़ या फिर उसे हैंडल करने के लिए, उसे भी हम ग्रैपल कह सकते हैं। और ये चीज़ मेंटल या फिर इमोशनल भी हो सकती है, जैसे कि कोई टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जूझना, उसे जो है वो सॉल्व करने में जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना, स्ट्रगल करना, तो उसे भी हम जो है वो ग्रैपल कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रैपल ये वर्ड का इस्तेमाल आप फिजिकल और इमोशनल दोनों ही तरीके से कर सकते हो। जब आप किसी सिचुएशन, थॉट या फिर प्रॉब्लम के साथ लड़ते हुए समझने और हैंडल करने की कोशिश करते हो, तो दैट्स ग्रैपलिंग। ओके, वैसे अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो मैथ्स के एक टफ क्वेश्चन को देखकर आप आधे घंटे तक सोच सोच कर ग्रैपल करते रहते हो, यानी कि आप जो है वो मतलब कि अपने थॉट्स के साथ लड़ते रहते हो, आप उसे सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल करते हो। या फिर न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ करने की कोशिश में जब कुछ समझ नहीं आता, तो आप उसके बटन्स और फीचर्स के साथ ग्रैपल करते हो। या फिर कभी इमोशनल डिसीजन हो जाए, जैसे कि जॉब चेंज करनी चाहिए या फिर छोड़नी चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपने थॉट्स के साथ ग्रैपल करते हो, यानी कि आप अपने विचारों के साथ संघर्ष करते हो। या फिर जिम में कोई नई डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करते वक्त फॉर्म समझने में जो स्ट्रगल होता है, तो वो भी जो है वो मतलब कि ग्रैपल ही होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ग्रैपल का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन से फाइट टाइप का स्ट्रगल करना, या फिर उसे हैंडल करने की कोशिश करना, उसे जो है वो मतलब कि फेस करने की कोशिश करना, उसे हैंडल करने में या फिर उसे समझने में जो है वो मतलब कि एक फाइट के जैसा जो है वो एफर्ट लगाना, तो उसे हम कहते हैं ग्रैपल। ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्ट्रगल, रेसल या फिर क्लच। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ से जूझना, किसी चीज़ से संघर्ष करना, बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करना, पकड़ कर जूझना यानी कि संघर्ष करना, तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रगल, रेसल या फिर क्लच। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है रिलीज, अवॉइड या फिर लेट गो, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना, मुक्त कर देना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि टालना, नज़रअंदाज करना, उसे जाने देना, तो उसे हम कह सकते हैं रिलीज, अवॉइड या फिर लेट गो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी हैड टू ग्रैपल विथ मैनी चैलेंजेस, यानी कि उसे जो है वो बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनसे स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे बहुत सारी चुनौतियों को यानी कि चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उन सारे चैलेंजेस के साथ उसे क्या करना पड़ता है, तो ग्रैपल करना पड़ता है। ग्रैपल करना पड़ता है यानी कि उससे संघर्ष करना पड़ता है, डील करने की कोशिश करनी पड़ती है, या फिर उसे हैंडल करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ग्रैपल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्ड्यूरेट। दोस्तों ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठी या फिर अडिग यानी कि ज़िद्दी। यानी कि ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, ऐसा पर्सन जो किसी की भी बात पर अपना माइंड चेंज नहीं करता। चाहे आप कितनी भी समझाने की कोशिश करो लेकिन वो नहीं बदलता। दोस्तों ये वो स्टबननेस यानी कि ये वो ज़िद्दीपना होता है जहाँ बंदा इतना रिजिड हो जाता है कि रीज़न, लॉजिक, इमोशंस कुछ भी काम नहीं आते। मतलब एकदम मैं तो बस यही करूँगा, ये वाला जो मोड होता है ना उसे ही हम जो है वो ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो आपका फ्रेंड जिसने डिसाइड कर लिया है कि वो एग्जाम के लिए पढ़ाई शाम को ही करेगा, चाहे उसे कितना भी समझाओ, चाहे उसे सब जो है वो सुबह से स्टडी करने के लिए बोल रहे हो, तो वो भी जो है वो ऑब्ड्यूरेट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुका है। या फिर मम्मी ने मना किया है पर जो छोटा भाई है वो आइसक्रीम की डिमांड छोड़ ही नहीं रहा, वो कंटिन्यूस जिद करता जा रहा है, तो वो भी बिल्कुल ऑब्ड्यूरेट हो गया है। या फिर किसी को क्लियरली गलत प्रूफ कर दिया गया है फिर भी वो कहता है कि नहीं मैं तो सही हूँ और इसी बात पर अटका हुआ है, तो वो भी ऑब्ड्यूरेट है। या फिर किसी फ्रेंड को कन्विंस कर रहे हो आप कि ये जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, हमें नहीं देखनी चाहिए, पर वो सिर्फ स्टबनली कह रहा है कि नहीं मैं तो यही देखूंगा, तुम चाहे तो कुछ भी करो, तो उसे भी हम जो है वो ऑब्ड्यूरेट कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल का जिद्दी, जो अपनी बात से हिलता ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे ऑब्ड्यूरेट। दोस्तों अब अगर बात करें इसके हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है स्टबन, अनयील्डिंग या फिर इनफ्लेक्सिबल। दोस्तों स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, अनयील्डिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल किसी के सामने नहीं झुकता या फिर किसी की भी बातें नहीं मानता। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि जो मतलब कि आसानी से किसी की भी बातों में नहीं आता है, तो उसे हम कह सकते हैं इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम में हमारे पास है फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट या फिर यील्डिंग। इन तीनों का मतलब होता है जो मतलब ज़िद्दी नहीं होता है, जो किसी की भी बात मान लेता है, आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट या फिर यील्डिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट डिस्पाइट एवरीवन्स एडवाइस, यानी कि सबकी सलाह के बाद भी, यानी कि सब लोगों ने सलाह दे दी फिर भी वो जो है वो अपनी बात पर अड़ा रहा, यानी कि वो जो है वो मतलब कि अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, वो ऑब्ड्यूरेट था। यानी कि हर किसी ने जो है वो उसको समझाने के लिए सलाह दी, अपनी अपनी बातें कही, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं माना। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ऑब्ड्यूरेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नेफेरियस। दोस्तों नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट या फिर कुप्रभावकारी। जैसे कि नेफेरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा, बहुत ही ज़्यादा इविल, बैड या फिर इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर गलत चीज़ें करने वाला। दोस्तों ये जो वर्ड है वो उन लोगों के लिए या फिर उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पर्पसली यानी कि जानबूझकर गलत, हार्मफुल या फिर शेडी काम करते हैं। मतलब वो चीज़ जिसमें कोई पॉजिटिव इंटेंशन नहीं होता है, जिसमें पॉजिटिव इंटेंशन ज़ीरो होता है, प्योर तरह से बुरा काम, यानी कि जिसे सुनते ही लगता है कि ये तो सच में ही रॉन्ग हो रहा है, यानी कि सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो उसे हम यानी कि गलत एक्टिविटी को, गलत काम को या फिर बैड यानी कि इंटेंशनली रॉन्ग चीज़ों को किया जाना, तो उसे हम नेफेरियस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स बताऊं, तो वो ऑनलाइन स्कैमर जो इनोसेंट लोगों का डेटा चुराकर पैसे लूट लेता है, तो वो नेफेरियस है। स्कूल के बाहर कुछ लोग फेक ब्रांड की चॉकलेट्स बेच रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है, तो ये एक तरीके से नेफेरियस एक्टिविटी है। या फिर किसी ऑफिस में बंदा जो है वो सीक्रेटली कंपनी का जो डेटा है वो बाहर बेच रहा है, तो वो जो है वो बिल्कुल नेफेरियस एक्शन है। या फिर मूवी में जो विलन है वो इलीगल और हार्मफुल प्लान्स बना ले, तो वो जनरली नेफेरियस कैरेक्टर होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में नेफेरियस का मतलब होता है बहुत ही बुरा, बहुत ही इविल या फिर जानबूझकर गलत काम करने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहेंगे नेफेरियस। यानी कि कोई एक्शन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो वो जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दुष्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नेफेरियस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है विकेड, इविल या फिर विलेनियस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बुरा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इविल है। इविल है यानी कि बहुत ज़्यादा दुष्ट है, जो बहुत ज़्यादा गंदा है, जैसे गंदा भी हम कह सकते हैं कैरेक्टर वाइज, या फिर बुरा भी कह सकते हैं, बैड कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे विकेड, इविल या फिर विलेनियस। ओके, जो खलनायक टाइप का होता है, जो विलन होता है, तो उसे हम विलेनियस कहते हैं। एंटोनिम इसका है वर्चुअस, गुड या फिर राइटियस। दोस्तों इन तीनों का मतलब, जैसे कि वर्चुअस का मतलब होता है गुणी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा
मतलब कि गुणी व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे गुण होते हैं, तो उसे हम वर्चुअस कह सकते हैं। गुड या फिर राइटियस का मतलब होता है जो अच्छा इंसान होता है, जो मतलब कि अच्छा मतलब कि मॉरलिस्टिक इंसान जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ होती है, जो एथिक्स को समझता है, सारी चीज़ों को समझता है, सही गलत को समझता है, तो उसे हम गुड या फिर राइटियस कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द विलन हैच अ नेफेरियस प्लॉट, यानी कि विलन ने जो है वो एक बहुत ही खतरनाक, यानी कि बहुत ही जो है वो बुरी, यानी कि बहुत ही दुष्ट तरीके की जो है वो साजिश रची, यानी कि षड्यंत्र रचा। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि नेफेरियस यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रूडेंट। दोस्तों, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार या फिर सतर्क, यानी कि जो किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है, यानी कि बेसिकली समझदारी से सोचना और डिसीजन लेना, मतलब कि ऐसा इंसान जो इम्पल्सिव काम ना करे और हमेशा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को ध्यान में रख के कोई काम करे, तो उसे हम जो है वो प्रूडेंट कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, सेंसिबल और वाइज जो है वो चॉइसेस रखते हैं, यानी कि बहुत ही समझदारी से अपना जो है वो फैसला लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसे हम जो है वो प्रूडेंट कह सकते हैं। वैसे अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो आप इमरजेंसी के लिए थोड़ा पैसा बचा कर रखते हो और अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदते, तो ये आपकी समझदारी है, यानी कि ये एक तरीके से प्रूडेंट बिहेवियर है। या फिर रोड पर ट्रैफिक क्रॉस करते वक्त सिग्नल का वेट करना और सेफ रूट से जाना, तो ये भी एक तरीके से प्रूडेंट डिसीजन है, यानी कि समझदारी वाला काम है। या फिर एग्जाम में एक टफ टफ क्वेश्चन को स्किप करके इजी क्वेश्चंस पर फोकस करना, तो ये भी प्रूडेंट डिसीजन होता है। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट रिव्यूज़ चेक करना और सिर्फ ट्रस्टेड साइट से ही खरीदना, तो ये भी प्रूडेंट चॉइस है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, केयरफुल और सेंसिबल इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि किसी किसी भी चीज़ के लिए जो है वो फैसला लेते वक्त जो है वो जब आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हो, अलर्ट रहते हो, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर समझदारी से कोई काम करते हो, तो उसे हम कहते हैं प्रूडेंट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है वाइज, कॉशियस या फिर जुडिशियस। दोस्तों, इन तीनों का क्या मतलब होता है? वाइज का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा समझदार है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि जिसे एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट हम उसे कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे वाइज, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा समझदार है। कॉशियस या फिर जुडिशियस का मतलब होता है ध्यान देने वाला, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है हर चीज़ में, सतर्क रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है हर चीज़ को लेकर, तो हम उसे कॉशियस या फिर जुडिशियस कह सकते हैं। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है रेकलेस, केयरलेस या फिर फुलिश, यानी कि जो व्यक्ति मतलब कि थोड़ा पागल होता है, जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल बिंदास रहता है, बिल्कुल जो है वो उसे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, तो उसे हम रेकलेस कह सकते हैं, केयरलेस कह सकते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ की केयर नहीं करता, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, या फिर फुलिश कह सकते हैं, यानी कि जो थोड़ा पागल होता है, तो उसे हम जो है वो फुलिश कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर एमरजेंसीज, यानी कि एमरजेंसीज के लिए जो है वो मतलब कि पैसे बचाना, ये बहुत ही समझदारी वाला काम है, या फिर बहुत ही मतलब कि अच्छा काम है कि आप जो है वो मतलब कि कठिन परिस्थितियों के लिए या फिर एमरजेंसीज के लिए जो है वो पैसे बचा कर रखते हो, यानी कि फिजूल खर्ची करने के बजाय। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रूडेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा वर्ड आता है सैलिएंट। दोस्तों, सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख या फिर मुख्य, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको जो है वो मतलब कि नोटिसेबल होती है आपके लिए, जो आपको जो है वो उभर कर दिखती है किसी और चीज़ की भीड़ में। ओके, जो सैलिएंट का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, नोटिसेबल या फिर प्रोमिनेंट फीचर किसी चीज़ का। ये वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है या फिर हाईलाइट होती है। जब आप किसी टॉपिक, चीज़ या फिर पर्सन में कोई मेन पॉइंट या फिर मेन क्वालिटी आइडेंटिफाई करते हो, तो वो सैलिएंट मानी जाती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करे, तो उसे हम कहते हैं सैलिएंट। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन में सबसे सैलिएंट पॉइंट वो होता है जो जज या फिर टीचर तुरंत नोटिस कर ले। या फिर किसी मूवी में हीरो का सैलिएंट फीचर उसका फनी डायलॉग या फिर उसकी यूनिक एक्टिंग हो सकती है। एग्जाम के नोट्स में फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन सबसे सैलिएंट होती है। या फिर नेचर में माउंटेन्स के बीच एक टॉल सा पीक होना, यानी कि एक शिखर होना, तो वो क्या होता है कि एकदम से आपको नोटिस, यानी कि आपको नोटिस हो जाती है वो चीज़, एकदम से आपको दिखाई जाती है या फिर वो हाईलाइट हो जाती है, तो उसे भी हम साइलेंट कह सकते हैं।
सिंपल वर्ड्स में सैलिएंट का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट या फिर नोटिसेबल फीचर, तो उसे हम कहेंगे सैलिएंट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम के पास आए तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रोमिनेंट, नोटेबल या फिर आउटस्टैंडिंग, यानी जो बहुत ज़्यादा मुख्य है, प्रमुख है, जो मेन है, जो नोटिसेबल चीज़ है, जो मुख्य है बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे प्रोमिनेंट, नोटेबल या फिर आउटस्टैंडिंग। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है माइनर, इनसिग्निफिकेंट या फिर सटल, यानी कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, जो माइनर है यानी कि छोटी है, जो दिखाई नहीं देती, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करती, तो उसे हम कहेंगे माइनर, इनसिग्निफिकेंट या फिर सटल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सैलिएंट फीचर ऑफ द बिल्डिंग इज इट्स ग्लास डोम, यानी कि एक बिल्डिंग का जो सैलिएंट फीचर है वो कौन सा था कि उसका ग्लास का डोम जो था वो उसका सैलिएंट यानी कि मुख्य फीचर था, यानी कि वो चीज़ जो है वो दूर से भी दिख रही थी, यानी कि बिल्डिंग जो है वो इतनी खास नहीं लग रही थी जितना कि वो डोम लग रहा था, और वो नोटिस होने की वजह से वो एक सैलिएंट फीचर बन गया, यानी कि उसका इंपॉर्टेंट फीचर बन गया, किसका, तो बिल्डिंग का। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सैलिएंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है हॉरेंडस। दोस्तों हॉरेंडस का मतलब होता है भयानक या फिर डरावना, यानी कि हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत ही शॉकिंग, टेरिबल या फिर एक्सट्रीमली बैड। ये वर्ड उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो देखने में, सुनने में या फिर फेस करने में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी, अनप्लीजेंट या फिर अनएक्सेप्टेबल लगती है। मतलब जब आपको लगता है कि ये तो सच में ही बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेरिबल है, तो उसे हम हॉरेंडस कह सकते हैं। जैसे कि रोड पर एक्सीडेंट या फिर डेंजरस ट्रैफिक सिचुएशन, तो वो हॉरेंडस एक्सपीरियंस है। या फिर पार्टी में खाना बिल्कुल टेस्ट नहीं कर रहा और पूरी पार्टी स्पॉइल हो चुकी है, तो वो हॉरेंडस सिचुएशन है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि हॉरेंडस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड या फिर शॉकिंग या फिर टेरिबल। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम में हमारे पास है टेरिबल, अपॉलिंग या फिर ऑफुल। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि भयानक होना, बहुत ही ज़्यादा डरावनी होना या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरी होना, तो उसे हम कह सकते हैं टेरिबल, अपॉलिंग या फिर ऑफुल। वही एंटोनिम में हमारे पास है प्लेजेंट, वंडरफुल या फिर डिलाइटफुल, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुहावनी होना, बहुत ज़्यादा अच्छी होना, बहुत ज़्यादा खुशनुमा होना, तो उसे हम कह सकते हैं प्लेजेंट, वंडरफुल या फिर डिलाइटफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द एक्सीडेंट वाज हॉरेंडस, यानी कि वो जो एक्सीडेंट था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि हॉरेंडस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है कैपेशियस। दोस्तों कैपेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि विशाल होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा रूमी या फिर स्पेशियस होना, मतलब कि ऐसी जगह या फिर ऐसी चीज़ जिसमें बहुत कुछ इजीली आ जाए, बहुत कुछ इजीली फिट हो जाए। दोस्तों ये जो वर्ड है वो अक्सर बैग्स के लिए, रूम्स के लिए या फिर कंटेनर्स के लिए यूज़ होता है जिनका जो साइज़ या फिर कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बेसिकली जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सामान या फिर लोगों को कंफर्टेबली होल्ड कर सके, तो वो कैपेशियस कहलाती है। जैसे कि मैं आपको अगर कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स दूं, तो आपके स्कूल बैग में इतनी जगह है कि बुक्स, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल आसानी से आ जाती है, तो वो कैपेशियस बैग है। या फिर घर का लिविंग रूम जो है वो इतना बड़ा है कि फैमिली गैदरिंग्स आसानी से हो सकती है, तो वो कैपेशियस रूम है। या फिर सूटकेस में आप अपना सारा ट्रैवल स्टफ पैक कर लो, तो वो कैपेशियस सूटकेस है। या फिर एक बड़ी कार है जिसमें 7-8 लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो कैपेशियस कार है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि कैपेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रूमी, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस या फिर ज़्यादा सामान को होल्ड करने वाली कोई चीज़, तो उसे हम कहेंगे कैपेशियस। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्पेशियस, रूमी या फिर एम्पल। दोस्तों स्पेशियस का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह होती है, तो उसे हम स्पेशियस कहते हैं। रूमी का भी सेम मतलब होता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जगह मिले, बहुत ज़्यादा स्पेस मिले, तो उसे हम रूमी कह सकते हैं। एम्पल का मतलब होता है कोई चीज़ भरपूर मात्रा में अवेलेबल होना। यहाँ पर हम जो है वो मतलब कि स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस का भरपूर मात्रा में अवेलेबल होना, तो उसे हम कहते हैं एम्पल। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है क्रैम्प्ड, स्मॉल या फिर लिमिटेड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम होना, स्मॉल होना, लिमिटेड होना, तो उसे हम कहेंगे क्रैम्प्ड, स्मॉल या फिर लिमिटेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कैपेशियस बैग हेल्ड
हर हेल्ड ऑल हर बुक्स, यानी कि एक कैपेशियस बैग में, यानी कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो मतलब कि कंफर्टेबल बैग में जो है वो उसकी सारी बुक्स जो है वो आसानी से फिट हो गई, यानी कि उसकी बैग इतनी बड़ी थी कि उसमें जो है वो उसकी सारी बुक्स आसानी से आ गई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कैपेशियस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड यानी कि आज का लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है इनकॉग्निटो। दोस्तों इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त पहचान में या फिर छुपकर, यानी कि इनकॉग्निटो का मतलब होता है अपना रियल आइडेंटिटी छुपाकर किसी और नाम से या फिर डिस्गाइज में रहना, यानी कि भेष बदल कर रहना, मतलब एनोनिमसली या फिर सीक्रेट मोड में रहना, यानी कि अनजान व्यक्ति बनकर रहना। ये वर्ड उन सिचुएशंस में यूज होता है जब कोई फेमस या फिर नॉर्मल पर्सन अपनी पहचान रिवील ना करे या फिर डेलिबरेटली अननोटिस्ड रहना चाहे। बेसिकली जब आप जो है वो लोगों की नज़र से छुप कर रहते हो, बच कर रहते हो, तो वो इनकॉग्निटो होता है। वैसे अगर आपको मैं कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो एक्टर अपनी मूवी प्रीमियर में सनग्लासेस और कैप पहनकर इनकॉग्निटो आता है ताकि फैंस उसे पहचान न ले। तो वो एक तरीके से क्या हुआ कि इनकॉग्निटो सिचुएशन हो गई। या फिर आप क्लासरूम में टीचर को नोटिस ना करते हुए क्वाइटली बैठ जाते हो तो वो थोड़ा इनकॉग्निटो स्टाइल होता है। या फिर सोशल मीडिया पर फेक यूज़र नेम से लोग जो है वो सीक्रेटली कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से इनकॉग्निटो होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इनकॉग्निटो का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी छुपा कर सीक्रेट या फिर एनोनिमस रहना, यानी कि अनजान बनकर रहना, किसी को पहचान में ना आना, तो उसे हम कह सकते हैं इनकॉग्निटो। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिस्गाइज्ड, मास्क या फिर एनोनिमस। दोस्तों डिस्गाइज्ड का मतलब होता है भेष बदल कर रहना। मास्क का मतलब होता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा लेना, यानी कि अपनी पहचान छुपा लेना। एनोनिमस का मतलब होता है जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे जो अनजान है बेसिकली, तो उसे हम एनोनिमस कहते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है नोन, रिकॉग्नाइज्ड या फिर आइडेंटिफाइबल। दोस्तों नोन का मतलब होता है जो हमें पता है, यानी कि जिसको हम जानते हैं। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है जो पहचाना जा चुका है, जिसे हम पहचानते हैं। या फिर आइडेंटिफाइबल का भी यही मतलब होता है जिसे हम जो है वो पहचान सकते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आइडेंटिफाई या फिर पहचानी जा सकती है तो उसे हम कह सकते हैं नोन, रिकॉग्नाइज्ड या फिर आइडेंटिफाइबल। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सेलिब्रिटी ट्रैवल इनकॉग्निटो टू अवॉइड अटेंशन, यानी कि एक सेलिब्रिटी ने क्या किया कि अपना भेष बदल कर, यानी कि अपनी जो है वो पहचान बदल कर वो ट्रैवल कर रहा था ताकि लोग उसे पहचाने नहीं, ताकि लोग जो है वो उसे अटेंशन ना दे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनकॉग्निटो यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिया गया है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।